पिछले क्लास में आप देख रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें टोटल 5 प्रॉपर्टी आपको बताया गया। आज छठा ग्राफ बताना है, पॉजिटिव डेविएशन वाला, नेगेटिव डेविएशन वाला और आइडियल सॉल्यूशन वाला। आइडियल वाला समझ लीजिए तो नॉन आइडियल वाला तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको लिखना किसी को कुछ भी नहीं है। ये छठा बात है प्रॉपर्टीज के अंतर्गत, जिसको हम लोग ग्राफ से समझेंगे। देखो, एक शुद्ध द्रव हम लेते हैं A और एक शुद्ध द्रव हम लेते हैं B। इसका वेपर प्रेशर P0B कहलाएगा और इसका वेपर प्रेशर P0A कहलाएगा। एक खाली बर्तन हम लेते हैं जिसमें हम कुछ वर्क करेंगे। अभी जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ का इसका क्या फंक्शन है। यहाँ आप याद कीजिए, यदि हम बाइनरी सॉल्यूशन A और B का बनाएं तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ A बराबर होगा XA इंटू P0A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B बराबर होगा XB इंटू P0B। आपको याद है ये चीज़? आप यह भी याद कीजिए कि यह y बराबर mx को फॉलो करता था और ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आता था। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर के बीच का ग्राफ हम लोग खींचते थे। याद है? ओरिजिन से पास किया था। इसी में डेविएशन पढ़े थे कि स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लेकिन कभी आ जाता है नीचे से, कभी आ जाता है ऊपर से। तो कब नीचे से जाएगा, कब ऊपर से जाएगा, कब ओरिजिनल में स्ट्रेट लाइन होगा, इन्हीं सभी बातों को थोड़ा ब्रीफली हम लोग यहाँ देखेंगे। और जितना भी बात आप पढ़े हैं वह सब बात एक एक करके यहाँ पर आएगा। तो इसी बात को अब आपको देखना है। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम ऊपर ही लिखेंगे। ये साइड वाला वर्क था भी मेरे लिए। देखो अब यहाँ इस तरफ नीचे में हम लोग लेते हैं मोल फ्रैक्शन को और इस तरफ हम लोग लेंगे वेपर प्रेशर को। सुनिएगा, हम इस बर्तन में सिर्फ A को डाले हैं, सिर्फ A को डाले हैं, B को डाले ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर 0 होगा क्या? क्योंकि कोई भी पदार्थ शुद्ध रहे तो उसका मोल प्रभाज्य 1 होता है। ये बात आपको बताया गया है। तो जरा ये बताइए कि यदि हम शुद्ध A लिए तो यहाँ पर जो दाब उत्पन्न होगा वह सिर्फ A का, सिर्फ B का या A B दोनों का? सिर्फ A का। और सिर्फ A का दाब, A का ही न अपना वाष्प दाब कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? P0A। यानी इस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना? 0। और जिस पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 है, ठीक उसी पॉइंट पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना? यानी जब हम मोल फ्रैक्शन लेके चलेंगे तो हम चाहे तो दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं, A के मोल फ्रैक्शन को भी और B के मोल फ्रैक्शन को भी। तो ज़रा बताइए कि इस कंपोजिशन पर जो वेपर प्रेशर बना, उस वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? P0A। और ये P0A कहीं ना कहीं तो होगा ही। अब देखो, अब इसमें हम थोड़ा सा मिला देते हैं B। अब जैसे ही B मिलाएंगे तो निश्चित है कि अब B का भी कुछ न कुछ मोल प्रभाज्य हो जाएगा। मान लीजिए अब B का मोल प्रभाज्य हो गया 0.2, तो निश्चित है कि इसका मोल फ्रैक्शन अब 1 से कम जाएगा और ये मोल फ्रैक्शन अब होगा 0.8, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर होना कितना चाहिए? 1। तो 0.2 तो ये 0.8। अब बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब A का जो दाब होगा वह घट जाएगा, क्योंकि अब तो B भी ने दाब लगाना शुरू कर दिया है। और अब A का जो दाब होगा उस दाब को हम P0A नहीं कह सकते हैं, अब उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A कह सकते हैं, A का आंशिक दाब कह सकते हैं। और निश्चित है कि ये आंशिक दाब आगे चल के घट गया होगा। तो मान लीजिए इस कंपोजिशन पर यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो है वह 0.8 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ B जो है वह 0.2 है। थोड़ा सा और B मिला दीजिए, ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 0.6। तो चलिए और मिलाते हैं, तो ये हो गया 0.6 और ये हो गया 0.4। तब तो ये और ना घट जाएगा।
इसी प्रकार ये हो गया 0.4, ये हो गया 0.6, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.8। अब एक ऐसा सॉल्यूशन आप बनाइए जिसमें सिर्फ बी रहे, ए ही नहीं रहे, सिर्फ बी रहे, ए नहीं रहे। तो आपको नहीं लगता है कि ए का मोल प्रभाज 0 हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर हो जाएगा कितना? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर हो जाएगा 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर हो जाएगा 1। मान लीजिए वो ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पर भी यदि हम वेपर प्रेशर को दिखाना चाहें इस तरह से, यदि हम, यह भी वेपर प्रेशर का ही लाइन है, तो यहाँ पर ए है ही नहीं, तब न मोल प्रभाज ए का 0 होगा। अभी सिर्फ क्या है? बी। तो सिर्फ बी है तो सिर्फ दाब भी बी का उत्पन्न हो रहा होगा, और सिर्फ बी के दाब को ही हम पी नॉट बी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? तो ये पी नॉट बी यहीं पर न कहीं होगा, तो हम इसको मान लो यहाँ दिखा देते हैं। अब देखिए, ऐसा देखने से लग रहा है कि ए का पॉइंट थोड़ा ऊपर बन रहा है और पी नॉट बी का थोड़ा नीचे। अब तो शुरू में पढ़े हैं कि अलग अलग द्रव का जो वाष्प दाब होता है वह अलग अलग होता है। तो यहाँ से इंडिकेट हो रहा है कि ए का वाष्प दाब अधिक है और बी का वाष्प दाब, मे भी यह भी हो सकता है कि बी का ही अधिक हो, ए का ही कम हो, और यह भी हो सकता है कि दोनों का आपस में समान हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट वही रहेगा जो समझा रहे हैं आपको, चाहे वो अप डाउन रहे बराबर है, कोई इससे कोई ज़्यादा बहस नहीं है। सुनिए, तो आप एक चीज़ देखें कि गौर से देखिएगा, इस डाटा को थोड़ा ढंग से चेक कीजिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लगातार घटता जा रहा है और घट के क्या हो गया? उसी वक्त जिस समय मोल प्रभाज ए का घट रहा था, उसी समय बी का मोल प्रभाज बढ़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब ए का मोल प्रभाज घट रहा था तो ए का मैक्सिमम दाब जो था उससे अब ये दाब घटना शुरू हो गया होगा, और बी का जो मिनिमम दाब 0 था यह अब यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया होगा। तो एक साथ यदि हम दो ग्राफ को लेके चले तो ये इस तरह से नीचे भाग रहा होगा और ये इस तरह से ऊपर भाग रहा होगा। तो बी का दाब बढ़ के मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? पी नॉट बी तक, और पी नॉट ए का दाब घट के कहाँ तक आ सकता है? क्या बात समझ में आया आपको? एक्चुअल में यह जो ग्राफ है ना, ये वाला, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और ये जो ग्राफ है ना, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाला ही है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर एक्स ए इंटू पी नॉट ए। इस बात को समझे आप? और हम आपको फिर से याद दिलाते हैं कि कैसे है। आप याद कीजिए, एक्स पी ए बराबर एक्स ए टू पी नॉट ए का ग्राफ ऐसा आया था, पी बराबर ये वाला ग्राफ भी तो आपको ऐसा ही ना आया था। आप कुछ नहीं कीजिए, इस ग्राफ को खाली पलट दीजिए इसे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब आप इसको पलटिएगा तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ये समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए वही चीज़ नहीं, ये थोड़ा बड़ा फिगर में है। तो एक्चुअल में यहाँ पर एक ग्राफ पर काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर एक साथ दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पर काम चल रहा है, और जिसको हम एक साथ देख सकते हैं। और इसको हमको जोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पर तो कम से कम 2 सब्सटेंस रहेगा। जैसे यहाँ पर ए और बी है, तो हम दोनों के मोल प्रभाज को लेकर चलेंगे तो निश्चित है कि 2 अलग अलग ग्राफ मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? देखिए अब यह कौन सा पॉइंट है? यह वह पॉइंट है जहाँ पर दोनों का पार्शियल प्रेशर आपस में बराबर हो गया। लेकिन गौर कीजिए, दोनों का पार्शियल प्रेशर बराबर हुआ लेकिन कंपोजिशन बराबर नहीं है। एक है 0.4 तो एक है 0.6। क्या 0.5 0.5 पर बराबर हुआ? वो कभी बराबर होगा भी नहीं। एक का यदि वाष्प दाब ज़्यादा हो और एक का वाष्प दाब कम हो तो सवाल ही नहीं उठता है कि समान कंपोजिशन पर वो आपस में बराबर हो। इसलिए ए का वेपर प्रेशर अधिक है, यानी एक कम भी रहेगा तो अधिक वेपराइज करेगा, और बी यदि कम रहेगा तो ज़्यादा वेपराइज करेगा नहीं। कम भी रहेगा, कम या अधिक कुछ छोड़ है, जितना अमाउंट में ए लेंगे उतना ही अमाउंट में बी लेंगे तो निश्चित है कि ए का वेपर ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ए की वेपराइजिंग टेंडेंसी
अधिक है। तो यहाँ से ये सब बात समझ में आया। हाँ, ये बराबर कब होता, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट समान दूरी पर होता। जैसे ये यहाँ रहता, तो आपको नहीं लगता है कि ये यहाँ से नीचे जाएंगे तो एकदम बीच में कट करेगा, तो ऐसी स्थिति में बराबर हो जाता। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि ये कट कहाँ पर किया है, जहाँ पर भी कट किया है वहाँ पर वेपर प्रेशर सिर्फ बराबर है, या दोनों का अपना पार्शियल प्रेशर बराबर है, ये हम कह सकते हैं। सुनिए, जब आप ये कह रहे हैं कि हमने एक कंपोजिशन तैयार किया जहाँ पर A 0.8 मोल है और B 0.2 मोल है, तो आप A का ले लिए 0.8 मोल और B का कितना ले लिए 0.2 मोल। तो आप बताइए कि क्या यहाँ पर आप एक सॉल्यूशन बनाए कि नहीं? तब तो आप सॉल्यूशन न बना लिए, और जब सॉल्यूशन बनाए तो सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे। तो हमको ग्राफ पर बताना पड़ेगा ना कि वो PS कहाँ है। अब देखिए, इस छड़ी को यदि हम इस तरह से रख दें, इस तरह से, तो 0.8 वाला कंपोजिशन मान लो ये है, 0.6 वाला ये, फिर ये और फिर ये। तो यदि यहाँ पर हम ये लाइन डाल दें ना, तो हमको एक बात पता चल जाएगा कि 0.8 और 0.2 पर B का पार्शियल प्रेशर इतना है और A का पार्शियल प्रेशर इतना है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक A का और यहाँ से लेकर यहाँ तक B का। जब A का अमाउंट घटा तो A का पार्शियल प्रेशर घट गया, अब पार्शियल प्रेशर A का यहाँ आ गया और B का थोड़ा सा बढ़ गया और ये पार्शियल प्रेशर यहाँ आ गया। एक स्थिति ऐसा आया जब बराबर हो गया, और फिर एक स्थिति ऐसा आया जब B का ही बढ़ने लगा, A का घटने लगा। एक स्थिति ऐसा आया जब A का प्रेशर है ही नहीं, और ये तब आया जब A बर्तन में है ही नहीं, A का कोई अमाउंट ही नहीं है, A हम डाले ही नहीं। तो इस तरह से ये विलियन हुआ, ये कंपोजिशन हुआ। अब डिफरेंट कंपोजिशन पर यदि तुम चाहते हो कि सॉल्यूशन का हम ग्राफ खींचें तो यह काम भी बहुत आसान है। आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे कि दो स्ट्रेट लाइन का जोड़ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, बताए थे ना आपको। यहाँ पर एक और स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वह स्ट्रेट लाइन ना A का दाब होगा ना B का दाब होगा, वह टोटल दाब होगा किसका, विलियन का। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, दोनों के पिक पॉइंट को आपस में मिला देना है, यानी आपको ये करना है। यानी ये जो ग्राफ बनाइए, ग्राफ किसका है, PS का। और आप याद कीजिए, PS बराबर हुआ करता था XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B। अब आया समझ में? अब एक बार फिर से इस सारे कंपोजिशन को समझिए। 0.8 A पर और 0.2 B पर लाइन डालिए यहाँ। यदि आपको कोई पूछे कि इस कंपोजिशन पर B का दाब कितना है, तो B का दाब यही है ना, B वाला ग्राफ में जाइए, इसी को ना B का दाब कहें हैं। इसी कंपोजिशन पर A का दाब कितना है, तो यहाँ पर से यहाँ खींच देंगे, यही ना दाब है। और आपसे पूछ देगा कि इसी कंपोजिशन पर पूरे सॉल्यूशन का दाब कितना है, तो ये जो पॉइंट बन रहा है, यही पॉइंट किसका कहलाएगा, PS का। अब समझ में आ रहा है? PS बराबर होता है ना ये PA प्लस PB। तो PA को जोड़ PA ले लीजिए, PB ले लीजिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका PA और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका PB, तो इसमें थोड़ा सा जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा इस पॉइंट पर। तो इस तरह से हमको पता चलने लगता है कि डिफरेंट कंपोजिशन पर सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है और उसी कंपोजिशन पर पर्टिकुलर कंपोनेंट का प्रेशर कितना है। जैसे A का प्रेशर कितना है, B का कितना है और पूरे सॉल्यूशन का कितना है। जैसे एक और बताते हैं, जैसे मान लो इस कंपोजिशन पर तुम चेक करना चाहते हो, तो कुछ नहीं है, यहाँ से आप एक एरो डाल दीजिए, एक लाइन डाल दीजिए परपेंडिकुलर। आप जैसे ही यहाँ लाइन डालेंगे, जहाँ कट किया वो B का प्रेशर, जहाँ ये कट किया A का प्रेशर, और ये जहाँ कट किया। अब बताइए, ग्राफ से हम क्या आसानी से नहीं ज्ञात कर सकते हैं PS के वाष्प दाब का मान? इस तरह से इस कंपोजिशन पर निकाल लीजिए। इस तरह से ग्राफ पर भी विलियन का वाष्प दाब निकाला जा सकता है। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब इस पर एक नए सिरे से काम करते हैं, और अब काम को हम थोड़ा बदलेंगे, जिसमें आप आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव को समझ पाएंगे। जो काम आप यहाँ किए हैं, इसी सब काम को अब आप जाके लैब में कीजिए। लिक्विड A ले लीजिए, लिक्विड B ले लीजिए, और आप क्या कीजिए, 0.8 ले लो A और 0.2 ले लो B। थोड़ी देर छोड़ दो बैरोमीटर लगा के।
बैरोमीटर लगा के छोड़ोगे तो वो तो बैरोमीटर ए और बी दोनों का दाब मिला के ना दाब बताएगा, यानी वो किसका दाब बताएगा, पीएस का, यानी वो विलियन का ना दाब बताएगा। विलियन का दाब जो बताएगा उसका कुछ ना कुछ मान होगा कि नहीं। यदि वह मान एग्जैक्ट इस मान पर आ गया है, यानी इस स्ट्रेट लाइन पर आ गया है, इस सरल रेखा पर आ गया है, जैसे 0.8 0.2 पर जो मान आया उसको इक्वेट करो, यहाँ आया, यदि इस पर किया यहाँ आया, इस पर किया यहाँ आया, इसका मतलब यह है कि यह विलियन राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि राउल्ट के अनुसार जिस पॉइंट पर, इस कंपोजिशन पर जिस पॉइंट पर आना चाहिए था विलियन का वाष्प दाब, उसी पॉइंट पर विलियन का वाष्प दाब आया, मतलब यह राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। इस प्रकार से यह किस सॉल्यूशन का ग्राफ हुआ, आइडियल सॉल्यूशन। उतारिए ग्राफ होता, पहले ये दोनों फिगर बनाइए, ये दोनों, इसको लिखिए, इसको लिखिए, बाद में ग्राफ बताइए, बनाइएगा। काहे हल्ला कर रही है रे? चलिए उतारिए जल्दी। अरे छटर पटर कर रहा है, बाद में मिटाएंगे तो कहाँ उतारे नहीं, नीचे उतर के पढ़ना शुरू कर देंगे। लड़की लोग रंगदारी करती है हैं? सब चला जाएगा, हम लोग भी चले जाएंगे, गेट बंद करके छोड़ देंगे अंदर में। नीचे रो दीजिए, लिखिए। ये खिस्सा कर रहा था फिर। एक चीज सुन लो, एक कम पोजीशन पर यदि ये मान इस सरल रेखा पर आ गया तो तुम यकीन मानो कि यदि तुम कम पोजीशन को बदल बदल कर भी मान को लाओगे ना, तो वह मान हमेशा इसी रेखा पर आएगा, क्योंकि यदि एक बार वह राउल्ट के नियम का पालन किया है तो निश्चित है कि वह हर बार पालन करेगा। और एक बार यदि ऊपर चला गया, इस पॉइंट से यदि ऊपर चला गया या इस पॉइंट से नीचे आ गया, तो निश्चित है कि हर बार उल्टा सीधा करेगा। ऊपर चला गया तो हर बार ऊपर ही आएगा, नीचे चला आया तो हर बार नीचे ही आएगा। ऊपर चला गया तो धनात्मक विचलन कहलाता है और नीचे आया तो ऋणात्मक विचलन कहलाता है। यानी आपको प्रयोग द्वारा विलियन का वाष्प दाब निकालना पड़ेगा। वाष्प दाब का जो मान आया वो यदि उस सरल रेखा पर आ गया जो दोनों को आपस में जोड़ रहा है, तो विलियन आइडियल होगा, आदर्श होगा, अन्यथा अनादर्श होगा।
क्या हुआ? एरो दे दिया है। लिखेंगे यदि विलियन के वाष्प दाब का प्रायोगिक मान, अब उतारते रहिएगा बाद में, यदि विलियन के वाष्प दाब, यदि विलियन के वाष्प दाब का प्रायोगिक मान यदि विलियन के वाष्प दाब का प्रायोगिक मान उस सरल रेखा पर आ जाए, उस सरल रेखा पर आ जाए जो शुद्ध अवस्था में दोनों द्रव, जो शुद्ध अवस्था में दोनों द्रव के वाष्प दाब को जोड़ता है, जो शुद्ध अवस्था में दोनों द्रव के वाष्प दाब को जोड़ता है, तो दोनों द्रव के वाष्प दाब को जोड़ता है तो वह विलियन आदर्श होगा, तो वह विलियन आदर्श होगा। हो गया, लिख लिए? इधर देखो, अब आदर्श विलियन अनादर्श विलियन सबका एग्जाम्पल लिखा दिए थे ना कल, तो सुनिएगा अब इधर। अभी तो आदर्श वाला देख लिया, अब थोड़ा अनादर्श वाला समझो। अब यदि तुम कोई विलियन बनाया और उसका कंपोजिशन लिया 0.8 और 0.2 और उस कंपोजिशन पर प्रयोग के द्वारा तुम विलियन का वाष्प दाब निकाला और यदि वह वैल्यू इस सरल रेखा के ऊपर आ गया तो तुम समझ लो कि जितना वैल्यू आना चाहिए था राउल्ट के मुताबिक उससे अधिक आ गया। अधिक आ गया इसका सीधा मतलब है कि ये PS जो है इसके बराबर नहीं हुआ, ये PS इससे बड़ा हो गया और ये तब ना ये वैल्यू ऊपर भाग गया। और यह भी आप यकीन मानिए कि एक बार यदि बड़ा हो गया, यदि एक बार वह राउल्ट के नियम का पालन नहीं किया तो समझ लीजिए वो मनभरू है, कभी पालन नहीं करेगा। अब ये भागेगा फिर से ऊपर, तो ऐसी स्थिति में ये ऊपर भागा, ये यहाँ भी ऊपर भागा, यहाँ भी ऊपर भागा, और इस तरह से जब आप इस दोनों लाइन को मिलाइएगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ये कर्व लाइन बन जाएगा। यानी जिस पथ पर उसको चलना चाहिए था उससे विचलित हो चुका है ये। और किस रूप में? धनात्मक या ऋणात्मक रूप में। जितना आना चाहिए था उससे ज़्यादा या यानी धनात्मक विचलन प्रदर्शित किया। तो सवाल ये उठता है कि ये वैल्यू गड़बड़ाया कैसे? ये इसलिए गड़बड़ाया क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन आप नीचे देख रहे हैं ना वही गड़बड़ा गया है। आपको याद है, आपको बताए थे कि आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, ये या तो कभी ऊपर भाग जाता है या नीचे भाग जाता है। यदि नीचे स्ट्रेट लाइन है तो निश्चित है वो ऊपर भी स्ट्रेट लाइन ही देगा। यदि नीचे स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो कभी भी दोनों को जोड़ने पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, यानी राउल्ट के नियम का पालन नहीं किया। यानी उसके टेढ़ा होने का जो कृपा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? नीचे से। ये पी बराबर एक्स इंटू पी नॉट बी से, पी ए बराबर एक्स इंटू पी नॉट ए से। कैसे? जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं वास्तव में वो ही स्ट्रेट लाइन नहीं है। वो यहाँ यदि ऊपर से भागा है तो निश्चित है यह भी ऊपर से भागा होगा, यह भी ऊपर से भागा होगा, तब जाके वो ऊपर से भागा है। ऐसा ही है, वो इतना मनभरू नहीं हो गया।
तो इसको आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। यदि आप कल घर पर एनसीईआरटी बुक पलटे होंगे तो आपको ये ग्राफ दिखा होगा, लेकिन बुझाया कुछ नहीं होगा। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्लियर है ये चीज़? चलिए नीचे एरो दीजिए और बनाइए। क्या करेंगे? उसी में बनाइएगा। बुढ़बा कर है क्या? ये आइडियल सॉल्यूशन था, ये है नॉन आइडियल। वो भी कैसा डेविएशन? विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो जो काम आप पहले किए थे वही काम आपको दोबारा करना है, और अब इस रूप में करना है जैसा आपके सामने है। शुरू से क्या बिच्चे से स्टार्ट कर देगा? टोटल उतारिए फिर से। अरे वो जो ग्राफ था वो आदर्श वाला था, अब ये जो बना रहे हो ये कैसा है? अनादर्श वाला, वो भी धनात्मक विचलन वाला। और अभी आप देखें, अभी एक और बनेगा ये। अब एक बार कहाँ से पास करेगा? सब नीचे से पास करेगा और ये साइन पलटेगा। क्या देखे थे? एनसीईआरटी और पढ़ के नहीं आए? देखिए वहाँ 3 ग्राफ बनाया हुआ है। पढ़ते हैं ही नहीं घर पर। तुम लोग का उज्जवल भविष्य हमको दिख रहा है। उस उज्जवल में कहीं कहीं जो है ना पूरा का पूरा वैकेंसी दिख रहा है, एकदम ब्लैक होल दिख रहा है वहाँ। उसमें समा जाएगा तुम, थोड़ा उसका इतना ग्रेविटेशन, ये अट्रैक्ट इतना तुमको करेगा कि ब्लैक होल में चले जाओगे। ब्लैक होल और पढ़ता है कि नहीं तुम लोग फिजिक्स में? देखा है ब्लैक होल? खतरनाक खतरनाक बात बोलेगा। उतारिए छप्पर फाड़ के। तुम लोग जो है सो यही ना करने आते हो जनरली। तुम लोग का जो मेन काम रहता है किसी कोचिंग आने का, मेन उद्देश्य और जो कॉन्फिडेंस तुमको मिलता है वो उतारने के बाद ही मिलता है। यदि आदमी 40 मिनट लेक्चर दे दिया, कॉपी में 2 लाइन लिखा है, आज नहीं पढ़ाया हुआ बढ़िया से, आज 2 लाइन लिखा है। तुम लोग का जो मेंटलिटी है वो कुछ ऐसा ही है साइंस में भी। और आश्चर्य की बात, लिखिए, किन्हीं का भी शिकायत, क्रिटिसाइज ये सब नहीं होना चाहिए। सब लोग अच्छे हैं। अरे देखो, कोई भी आदमी यदि पढ़ाने के लिए आए हैं तो निश्चित है तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तभी वो आए हैं तुमको पढ़ाने के लिए। अब थोड़ा कम और थोड़ा ज़्यादा नॉलेज मैटर ज़्यादा नहीं करता है। यदि आपको अच्छे लगते हैं तो वो अच्छे ही हैं। हमारे किसी के, हमको यदि हम किसी को बुरा कहें या यदि कोई हमको बुरा कहें, इससे कोई बुरा नहीं होता है। आपको यदि लगता है कि सच में हम सही नहीं हैं आपके लिए, तो आप तुरंत छोड़िए, अपना भविष्य बर्बाद मत कीजिए। और यदि आपको लगता है कि हम सही हैं, तो आपको कोई कितनों कह देगा कि हम बुरे हैं या नहीं पढ़ाते, हमको बुझने ही नहीं आता है, केमिस्ट्री का CO नहीं समझ में आता है, तो वो आपको समझ में आता है कि कौन क्या है नहीं है। तो आप जज खुद कीजिए, वो बात यहाँ तक मत पहुँचाइए कि कौन क्या बोल रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या हुआ? क्या बात? वाह वाह, हाँ। आप क्या बोले थे? बोले खड़ा हो गए। यहाँ पढ़िए। नहीं, देखिए इनका जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा लेंदी कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है ये जो पूछ दिए, और थोड़ा आप भी गौर कीजिए। आप इधर PA बराबर XA इंटू P0A होता है, ऐसा राल्ट ने कहा। PA है क्या? पार्शियल प्रेशर। PS क्या है? सॉल्यूशन का प्रेशर। आप एक बात बताइए, लैब में जाकर आप PS का मान तो निकाल सकते हैं, लेकिन क्या लैब में कभी भी आप PA का मान निकाल पाएंगे? सवाल ही नहीं उठता है। एक बर्तन में 2 गैस बंद है, A और B। बैरोमीटर लगाएंगे तो वो किसका प्रेशर बताएगा? A का, B का, या दोनों का मिला के? दोनों का मिला के। कभी भी वह अकेला A का नहीं बताएगा। ऐसा कभी नहीं कहेगा कि रे भाई B
तो बैठ जाओ, अभी हम थोड़ा ए का माप रहे हैं। वो जब भी बताएगा तो दोनों का मिला के ना बताएगा। तो हम इसको बड़ा या छोटा करने का अधिकार नहीं रखते हैं। बात समझ में आ रही है? एक्चुअल में जिसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम निकालेंगे उसके साथ ना हम कंपैरिजन करेंगे कि वो बड़ा हो गया या छोटा हो गया। तो ये तो तय ही है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये जो पी एस है, पी एस बराबर होता है ना पी ए प्लस पी बी। तो जब एक्स इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी से ये ज़्यादा हो गया है तो निश्चित है कि पी ए प्लस पी बी ये ज़्यादा होगा इस दोनों से। तो वो तो ऊपर का ही रहा है। समझने के लिए आप जरूर समझिए वो ज़्यादा होगा, लेकिन लिखने के लिए ऐसे ही लिखाएगा। छाप लिया? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है? मज़ा यदि नहीं आ रहा है तो 2 दिन के बाद अब आएगा। 2 दिन और लगेगा इस चैप्टर को समाप्त होने में। सोमवार से नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो खूब आएगा। और छोड़ दिया ना, 2-4 क्लास जैसे छोड़ दिया तो इतना आएगा कि पूछो मत। उतना मज़ा झेल ही नहीं पाओगे फिर। लिखे नीचे तो देखो। लिखेंगे यदि विलियन के वाष्प दाब का प्रायोगिक मान, यदि विलियन के वाष्प दाब का प्रायोगिक मान उस सरल रेखा के ऊपर आ जाए, उस सरल रेखा के ऊपर आ जाए तो वह विलियन, तो उस सरल रेखा के ऊपर आ जाए तो वह विलियन धनात्मक विचलन वाला, धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलियन होगा। धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलियन होगा। हो गया, लिख लिए। और अब निगेटिव विचलन में क्या होगा? जितना वैल्यू आना चाहिए उससे ये वैल्यू नीचे भागेगा। नीचे भागेगा तो मान लो एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, प्रायोगिक मान नीचे भाग गया। वो नीचे इसलिए भागा क्योंकि ये सब नीचे से गया हुआ है। फिर से पूछने वाला बात है, तुरंत उतारिए। सब बात आपको लिखना पड़े। एक काम कीजिए, आप टाइम कम है, ये काम आप घर पर कर लेंगे। देखिए क्या क्या अंतर हुआ है ये हम आपको शॉर्टली बता देते हैं। ये साइन यहाँ बदला है, पहले ग्रेटर का साइन था, अभी स्मॉलर का साइन है। नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव यहाँ था, अब क्या है? निगेटिव। जितना डॉटेड लाइन था वो लाइन के ऊपर से पास किया था, वो सारा लाइन नीचे से पास कर रहा है। तो जितना में बनेगा उतना जगह छोड़ दीजिए, या बाद में टाइम मिलेगा तो लिख लीजिएगा। अभी ये बना हुआ है, मिटाएंगे नहीं। इसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिखिए तो जगह छोड़ के। जिनको जाना होगा चले जाएंगे, जिनको उतारना होगा उतारिएगा, टाइम बचेगा तो। लिखेंगे यदि विलियन के वाष्प दाब का प्रायोगिक मान, यदि विलियन के वाष्प दाब का प्रायोगिक मान, यदि विलियन के वाष्प दाब का प्रायोगिक मान उस सरल रेखा के नीचे आ जाए, यदि विलियन के वाष्प दाब का प्रायोगिक मान उस सरल रेखा के नीचे आ जाए जो शुद्ध अवस्था में, जो शुद्ध अवस्था में दोनों द्रव के
दोनों द्रव के वाष्प दाब को जोड़ता है, जो शुद्ध अवस्था में दोनों द्रव के वाष्प दाब को जोड़ता है, तो वह ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन होगा। तो वह ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन होगा। अगला हेडिंग डाल के छोड़िए। स्थिर क्वाथी मिश्रण है ना नाम अटपटा, इसका काम भी उतने अटपटा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर। बोर्ड पर हेडिंग लिखा हुआ है, ये हेडिंग डाल दीजिए। यदि आपके पास टाइम है तो आप उतार सकते हैं इसको। घर पर यदि करते हैं तो घर पर भी कर सकते हैं। 2 क्लास और इसमें लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में। संडे को हो सकता है आपका थ्योरी का ही क्लास हो। जो न्यूमेरिकल बचा हुआ है उसको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ के ये चैप्टर थोड़ा लंबा खींचा गया है, इसको जल्दी से खत्म करना है। कल हेनरी लॉ बताया जाएगा और ये जो टॉपिक मिक्सचर बताया जाएगा। आइए कल।